Good morning, students. Today in the English class we are taking class 12th Rainbow Books chapter Water, which was written by C.V. Raman. चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है रमन प्रभाव के लिए। और इनका जो मुख्य उद्देश्य वाटर लिखने के पीछे मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जल संरक्षण करें हम, क्योंकि जो हमारी कृषि है वो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है और यह जो निबंध है यह जल को जीवन के आधार के रूप में ही प्रस्तुत करता है। बोले कि अगर मानव जीवन ने अपने काल्पनिक अमृत को व्यर्थ में खोता जाएगा तो देवी अमृत की एक घूंट ऐसा सोचा जाता है कि अमरता प्रदान कर सकती थी, किंतु जीवन को अमृत तथा हमारे जो हाथ हैं उनको हमेशा हम द्रव्य के रूप में अगर देखें तो हमारे हाथ में ज्यादातर जल ही आता है। और एक दिन अगर हम याद करें तो लीबिया के देश के मरुस्थल को मिस्र की नील नदी की घाटी से अलग करती है, यह हम सबको पता है। एक तरफ हरियाली के एक एक कण के बिना हमें जीवन एकदम रेगिस्तान की तरह दिखाई देता है, दूसरी तरफ धरती पर पाए जाने वाले क्षेत्रों में से एक सर्वाधिक हरा भरा, सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक सघन बना हुआ क्षेत्र भी था जो जीवन व वनस्पति से भरपूर था। और उसमें भी आश्चर्यजनक अंतर आ गया। यह नील नदी का जल ही तो है जो न तो अपने स्रोत से जो कि 2000 मील दूर है से भूमध्य सागर तक बहती थी। भूवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, चूक रहित कार्य कर सकते हैं। इसके लिए नील नदी जीवनदायिनी नदी मानी जाती थी और ऐसा माना जाता था कि वर्षों वर्ष बहता रहे पानी और इस प्राचीन सभ्यता का सृजन किया जा सकता है। सीवी रमन ने एक उदाहरण दिया है और वह कहते हैं कि मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूं कि आम पदार्थ जिसे हम दैनिक जीवन में बड़ी आसानी से पाते हैं, पृथ्वी के तल पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक आश्चर्यजनक वस्तु यही है। और इस आश्चर्यजनक वस्तु के बारे में बात करते हुए वे कहते हैं कि ग्रह की सतह पर जीवन रूपी नाटक में यह जल जो है अग्रणी भूमिका निभा सकता है। यह चट्टानों के ऊपर बहती छोटी छोटी संकरी नदियां, मार्ग के किनारे छोटे छोटे तालाब, इनसे कितने ही मवेशी प्यास बुझाते हैं। मवेशी अपनी गायें, भैंसे, बकरियां, भेड़ें इत्यादि। और वर्षा जल से भरने वाले तालाब जो दक्षिण भारत में बहुत ही सामान्य है, किंतु दुख की बात है इनकी अक्सर घोर उपेक्षा की जाती है। और सीवी रमन ने इतना मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया है इस पाठ के अंदर। वे कहते हैं कि प्रमाणित सुस्पष्ट है, जल, गाद, कीचड़ ये सब भरपूर होते हैं और रोशनी हमें लौटा देती है, इसीलिए पैंदे तक पानी नहीं दिखाई देता। यह हमारे लिए सबसे दुख की बात है। मैसूर में ही उन्होंने उदाहरण दिया कि बहुत से चावल उगाए जाते हैं, इनमें से कुछ तालाब तो बहुत ही बड़े हैं और कुछ को सूर्यास्त या सूर्योदय के समय देखना बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। और ऐसा लगता है कि जल की तुलना मानव के चेहरे में आंखों से की जा सकती है। और यह समय बताता है कि सूर्य चमकता है, दीप्त तथा चमकीला होता है और आकाश मेघाच्छन्न होता है, यह सांवला या धुंधला होता जाता है। शाम का समय चित्रित कर रहे हैं कवि, अपने जो लेखक महोदय हैं ये शाम का समय चित्रित कर रहे हैं। जल के बारे में सर्वाधिक बात वो बताते हैं कि निलंबन, विक्षेपण, मिट्टी का बारीकी से विभक्तीकरण। हमारे यहाँ पे वर्षा ऋतु में जब जल से तालाब भर जाते हैं तो आप देखिए जल का एक विशेष रंग ही हमें दिखने लग जाता है। और कई बार तेजी से बहता जल काफी बड़े व भारी कणों को भी अपने साथ बहा ले जाता है। बारीक कण यद्यपि बहुत ही सघन और घनत्व के बावजूद भी द्रव्य जल के अंदर तैरते ही रहते हैं और काफी दूर तक निकल जाते हैं। और यह माना जाता है कि जब एक व्यक्ति स्टीमर से एक विशाल नदी से गहरे समुद्र की यात्रा करता है तब वह इन सब चीजों को आसानी से देख सकता है। जल का रंग गंदला, लाल जैसे या पीले या हरे रंगों की विभिन्न छाया के कारण बादामी कलर का हो जाता है। समुद्र के नीले रंग से ये निरंतर परिवर्तित होता रह जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जलोढ़ क्षेत्रों में मिट्टी के परीक्षण में प्रमाणित होता है और भूमि जो बारीकी से विभाजित पदार्थ बनाती है, इट मीन्स जो डेंसिटी है बारिश के कारण जो बाद में मिट्टी होती है वह उपजाऊपन लिए होती है। भूवैज्ञानिक भी प्रक्रियाओं में जल के प्रवाह के बारे में निसंदेह कहते हैं कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों की बाह्य परत से हुआ है। यद्यपि
उचित परिस्थितियों को हम देखते हैं तो विनाशकारी भूमिका भी अदा कर सकते हैं और उस मिट्टी को बहाकर भी ले जा सकते हैं जो समस्त कृषि की नींव होती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न देशों में और विशेषकर हमारे भारत में भूमि क्षरण और कटाव की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है और भूमि कटाव निरंतर चलता रहता है और अलग अलग सोपानों में घटित भी होता रहता है। बिना जानकारी में आए हमें कई बार ऐसा लगता है कि गहन गड्ढे, दर्रे इत्यादि का निर्माण हो जाता है और जो हमें हमारी कृषि को असंभव बना देते हैं। ये मिट्टी के जल लंबे बहाव में परिणत होकर भूमि क्षरण इत्यादि में प्रधान है। भूमि का ढलान वनस्पति की प्राकृतिक रक्षात्मक परत का पृथक्करण कर देता है। बार बार हम अगर इन्हीं चीजों को देखें तो भूमि का सीढ़ीदार बनना, जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाना, कोंटूर या समोच्च खेती का अभ्यास या प्रयोग करना, वनस्पतियों का रोपण करना, ये भी सुझाव दिए गए हैं। स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति का ये लक्ष्य होना चाहिए कि पानी के बहाव को गति पकड़ने से पूर्व ही, भारी विनाशक शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही, आरंभिक अवस्था में ही आराम से रोका जा सकता है। जल समस्त जीवन का आधार है और प्रत्येक जीव तथा प्रत्येक पौधा अपने जीवन में स्वतंत्र सम्मिलित जल का एक बड़ा भाग ही रखता है। शारीरिक गतिविधियां भी बिना जल के संपन्न नहीं हो सकती है। मिट्टी में नमी व पौधों के व वृक्षों के जीवन व अभिवृद्धि के लिए समान रूप से अनिवार्य है। यद्यपि हम देखते हैं कि प्राणियों के हिसाब से आवश्यक रूप से अत्यधिक भिन्न भिन्न प्रकार के जल की आवश्यकताएं होती है, फिर भी हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि मौसम वर्षा पर ही निर्भर है और यह भी हम मानते हैं कि भूमि कटाव को रोकने और तकनीकी साधनों को अपनाए जाना भी जल संरक्षण और जल को समुचित रूप से उपयोग में लेने का एक सहायक दौर है। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मिट्टी पर व मिट्टी के अंदर जल की रखने की जहाँ जिसकी आवश्यकता है सहायक होगा और ऐसी तकनीकें तैयार की जाए जिससे कि हम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज ले सके, मौसमी वर्षा का हम ज़्यादा से ज़्यादा जल धाराओं, नदियों इत्यादि में प्रयोग ले सके और ये सारे अंत में हमारे समुद्रों तक पानी जा सके। ऐसी व्यवस्थाएं हमें करनी चाहिए और ये जो हमारा कीमती द्रव है अर्थात जल है, इसकी हम संरक्षण करते रहें। जलापूर्ति के संरक्षण से नजदीकी से भी समस्या का समाधान है और यह सबसे बड़ा समाधान है वन रोपण, अर्थात जंगलों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, व्यवस्थित रूप से पेड़ लगाए जाएं। ऐसा माना जाता है कि जंगली व अव्यवस्थित जंगलों से अलग व्यवस्था होनी चाहिए और भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि ऐसा पौधारोपण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के लिए असीम संपदा का एक स्रोत होगा। ये भूमि कटाव को भी नियंत्रित कर देंगे, राष्ट्र के वर्षा जल को भी व्यर्थ में बहने से रोक देंगे और हमें सस्ते ईंधन की आवश्यकता पूर्वक आपूर्ति भी करा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि खेतों की खाद के ईंधन के रूप में अपव्यय रूपांतरण को अनावश्यक भी बना देगा, अर्थात यह हमें इसको भी करने से रोक देगा। जल की गति को नियंत्रित करना इसकी आपूर्ति को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है। उपाय ग्रामीण जीवन को कीमती बनाने का गौण उद्देश्य भी पूरा कर सकते हैं। एक क्षेत्र में आंतरिक परिवहन का सबसे सस्ता साधन नहरों और नदियों में चलने वाली छोटी छोटी नाव और नौकाएं ही रही है। हम सब जानते हैं कि रेल और सड़क मार्ग के बारे में हम सभी सुनते हैं, लेकिन भारत में आंतरिक जल मार्गों के विकास के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कम है। जलापूर्ति का उपयोग हम जल विद्युत के रूप में भी करते हैं। विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक मानी जाती है और कई बार हमें पता है कि अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल जिसको अपन कहते हैं, वर्तमान क्षमता से अधिक बाहर निकालने में हम सक्षम हो जाएंगे और इस प्रकार कठिनाइयों से पार पाने में भी हम सहायक होंगे। अनियमितता से आपूर्ति के अन्य स्रोत की अपर्याप्तता से भी यह चीज उत्पन्न होने से हमें बचा सकेंगे। हम कह सकते हैं कि जितना भी हम अगर काम करते हैं तो उस काम को करने का एक सबसे बड़ा सेंस होता है, एक अर्थ होता है, वह है सभी द्रवों में सबसे साधारण जो द्रव है वो है जल है। और दूसरे शब्दों में हम कह सके तो आश्चर्यजनक गुणों के कारण यह सभी द्रवों में सबसे अधिक असाधारण है, जो कि जीव वनस्पति जीवन को बनाए रखने की इसकी अनोखी क्षमता है। प्रकृति की जांच तथा जल के गुण विशेषताएं उच्चतम वैज्ञानिक रुचि की हैं और अनुसंधान के क्षेत्र में की समाधि
के हम काफ़ी दूर हैं। हमें जल का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है।